माय डियर फ्रेंड, रेलवे का यह स्पेशल प्रैक्टिस सेट है। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर को संकलित किया गया है और आज के एग्जाम पैटर्न में जिस तरह के प्रश्न सामान्य अध्ययन को देखने को मिले हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने संकलित किया है। मैं आपको साथ साथ आंसर बताते चलूँगा और उससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ हैं वो बताते चलूँगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, वीडियो को दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज का पहला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही आंसर होगा एडम स्मिथ। यह अर्थशास्त्र के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, और इसके जो लेखक हैं वह एडम स्मिथ हैं। कौन सी समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है? तो यह विशेषाधिकार समिति जो होती है वह अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है। मैंने समितियों पर एक पूरा वीडियो ही बना रखा है, संसदीय समितियां करके, आपको इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप उसे अवश्य देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने इतने सारे प्रश्नों को संकलित करके इतने सारे इन्फॉर्मेशन दिया है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ से आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? कौन सी समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है? तो वह विशेषाधिकार समिति है। F1 दौड़ से संबंधित व्यक्तियों सेबेस्टियन वेटल किस देश के हैं? तो आपको बताना है फार्मूला 1 रेसिंग जो होता है उससे ये संबंधित व्यक्ति हैं सेबेस्टियन वेटल, और ये किस देश से संबंधित हैं? तो सही आंसर होगा ये जर्मनी के रेसर हैं। F1 फार्मूला 1 रेसिंग में ये पार्टिसिपेट करते हैं और किस देश के हैं? जर्मनी के हैं। निम्न में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी? तो बात हो रही है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसका मतलब हुआ कि जो पंचायती राज व्यवस्था बनाया गया उसे ही हम केंद्रीय विकेंद्रीकरण या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, वरुण या प्लूटो? तो प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है ईस्वी 2006 ईस्वी में। पहले जो थे हमारे प्लैनेट 9 प्लैनेट थे, जिसमें से प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया और इसे ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में रखा गया। तो यहाँ पे सही आंसर होगा प्लूटो। निम्न में से किस धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या आजीवक संप्रदाय जो हैं उनके धर्म में। तो सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। इसमें 4 आर्य सत्यों का उल्लेख किया गया है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ये 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जाती है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह होगा 14 डेज। धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत आता है। धन विधेयक की चर्चा की गई है संविधान के अनुच्छेद 110 में, और धन विधेयक पे फुल्ली अधिकार जो होता है वह लोकसभा का होता है। लोकसभा में ही सबसे पहले धन विधेयक लाया जाता है और राज्यसभा में सिर्फ उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, और उसमें भी बाउंडेशन होता है कि 14 दिनों तक राज्यसभा इस पर रोक लगा सकता है। 14 दिन में अगर कोई संशोधन उसके नज़र में आता है तो वह संशोधन करके उसे फिर से लोकसभा के पास भेजेगा। तो कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। इंटेस्टिनल म्यूकोसाइट एपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? तो यहाँ पे होगा गॉबलेट कोशिका। यह जो होती है यह कोशिका ही म्यूकस स्रावित के लिए जिम्मेदार होती है। म्यूकस होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारे आंत का जो अंदर का स्किन होता है उस पे यह म्यूकस स्रावित होता है और यह लुब्रिकेट करने का काम करता है। तो पूछा गया है आपको इंटेस्टिनल यानी आंत की जो है म्यूकोसल एपिथेलियम किस कोशिका के द्वारा स्रावित होता है? सही आंसर होगा गॉबलेट कोशिका के द्वारा। निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? ये तो आपको मालूम ही होगा, धन्वंतरी को औषधि का देवता कहा जाता है, और पतंजलि ये अष्टांग योग के प्रणेता थे। अगर आर्यभट्ट की बात हो तो गणित के महान गणितज्ञ थे ये, और पाणिनि इन्होंने व्याकरण की रचना की थी। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है?
ऑप्शन है कुशीनगर, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ। देखिए ये जितने भी जगह का नाम है ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, यानी बुद्ध के जीवन काल से संबंधित हैं। सही आंसर होगा बोधगया में महाबोधि मंदिर, यहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर बात करें कुशीनगर की तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी उनको, वह कुशीनगर में हुई थी। लुम्बिनी की बात करें, यह नेपाल के तराई क्षेत्र का जगह है और यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर बात करें सारनाथ की तो यह वाराणसी के पास स्थित एक जगह है और यहाँ पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वह है नैनार, वली, बोधिसत्व, अलवार। तो दो तरह के संत हुआ करते थे। जो विष्णु के उपासक होते थे उन्हें हम अलवार संत कहते थे, और जो शिव के उपासक होते थे या शैव संप्रदाय के होते थे उन्हें हम नैनार संत कहते थे। राष्ट्रीय गृह बैंक एनएचबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। एनएचबी राष्ट्रीय गृह बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1988 ईस्वी में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है? लिंगानुपात क्या होता है? यानी पर 1000 मेल में कितने फीमेल की संख्या है, इसे ही हम लिंगानुपात कहते हैं। आपको पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है, यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही आंसर होगा दमन व दीव। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे कम लिंगानुपात वाला जो संघ शासित राज्य है वह दमन व दीव है और इसका जो लिंगानुपात है वह कितना है? 618, यानी 1000 मेल हैं तो उसमें 618 फीमेल हैं। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह पुडुचेरी है और यहाँ का जो लिंगानुपात है वह 1038 है। इवन 1000 मेल पे 1038 फीमेल है। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को याद रखिएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वह दमन व दीव है और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश यह पुडुचेरी है। प्रसिद्ध पुस्तक यह लीलावती, इसके लेखक कौन हैं? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। भास्कराचार्य 2, इन्होंने अपनी पुत्री के ही नाम पर इस पुस्तक का नाम लीलावती रखा था। लीलावती या भास्कराचार्य 2 इनकी पुत्री थी और इस ग्रंथ में इन्होंने जो है अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति के प्रश्न और उसके उत्तर का संकलन किया है। और इसमें चूँकि अपनी पुत्री को ही संबोधित करके उन्होंने प्रश्न पूछा है, इसीलिए इस बुक का भी नाम उन्होंने लीलावती ही रखा है। तो यह किससे संबंधित पुस्तक है? थोड़ा अजीब सा नाम है, ये एक नाम है सिर्फ लीलावती, आप समझ भी नहीं सकते कि यह गणित से संबंधित पुस्तक है। बट अब याद रखिएगा भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक गणित की पुस्तक है और इसका नाम लीलावती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है तून, शीशम, देवदार, चंदन। तो सही आंसर होगा चंदन के वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन वैसे वनों को कहा जाता है जिनके पत्ते जो सर्दी का मौसम होता है उसमें झड़ जाते हैं और जब वसंत ऋतु यानी फरवरी मार्च का टाइम आता है तो उसमें नए पत्ते लगते हैं, वैसे वनों को हम पर्णपाती वन कहते हैं। अगला प्रश्न है, डैश भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है? भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। राउत नाचा, छाऊ, कुचिपुड़ी, कालबेलिया। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी नंबर, कुचिपुड़ी एक लोक नृत्य शैली नहीं। आप बोलेंगे कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है, हाँ है, लेकिन वह शास्त्रीय नृत्य है, वह लोक नृत्य नहीं है। आपसे प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है निम्न में से कौन सा भारत का एक लोक नृत्य नहीं है? तो सही आंसर सी नंबर होगा, कुचिपुड़ी भारत का एक लोक नृत्य नहीं है। राउत नाचा, छाऊ, कालबेलिया ये सभी भारत के लोक नृत्य हैं।
शिमला समझौता 1972 किनके द्वारा हस्ताक्षरित हुआ था? तो शिमला समझौता जो था भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और आपको बताना है कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें हस्ताक्षर किए थे। पहला ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों द्वारा, इंदिरा गांधी और जेडे भुट्टो के द्वारा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेडे भुट्टो और इंदिरा गांधी या बेनज़ीर भुट्टो के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी या परवेज़ मुशर्रफ के द्वारा। किसने 1972 के शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो सही आंसर होगा बी नंबर, यानी इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के द्वारा इस शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। कब हुआ था शिमला समझौता? 1972 में। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं? कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह सी नंबर होगा, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। ये सारे प्रश्न रेलवे के पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। गोमतेश्वर की मूर्ति जो है वह यहीं पे स्थित है, श्रवणबेलगोला में। आपको बताना है कि यह कहाँ पर स्थित है। सही आंसर होगा डी नंबर, यानी श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो सन 1990 ईस्वी में भारत ने यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वह डी नंबर होगा। सन 2010 ईस्वी में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की थी। राष्ट्रमंडल खेल, यह कॉमनवेल्थ गेम जो होता है, जो भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे उन कंट्रियों के बीच में होने वाला एक खेल होता है। जैसे बात करें पाकिस्तान की, भारत की, अमेरिका की, जो पहले ब्रिटिश के गुलाम थे, उन सभी देशों के बीच में ही खेला जाने वाला यह खेल होता है। इसे पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम के भी नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल के राष्ट्रमंडल गेम या कॉमनवेल्थ गेम किया गया है। तो भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कब हुआ? 2010 ईस्वी में। विश्व में एमएनसी द्वारा किया जाने वाला निवेश कहलाता है। एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में निवेश करती है, वो मल्टीनेशनल कंपनी होती ही है, तो वह दूसरे देश में जब निवेश करती है तो उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट या विदेशी निवेश के नाम से जानते हैं। संविधान में उल्लिखित बजट को कहा जाता है? तो संविधान में बजट वर्ड का चर्चा नहीं किया गया है, वहाँ पे एक वर्ड का चर्चा किया गया है जो है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट तो शब्द बस लोगों के किंवदंती के द्वारा आ गया है, क्योंकि सबसे पहले जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो वह चमड़े के थैले में लाया गया था बजट को, जो भी डॉक्यूमेंट थे उसको, और उसे ही हम, उस चमड़े के थैले को हम बजट कहते थे। उसी दिन से इसे बजट कहा जाने लगा। जबकि हमारे संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है, वहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्रों के बीच बहती है? यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वह कौन से 2 जगहों के बीच में है? तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में जलमार्ग 1 है। अगर जलमार्ग 2 की बात करें, नेशनल वाटरवे 2 की बात करें, तो वह धुबरी से सादिया के बीच में है। और नेशनल वाटरवे 1 की बात करें तो वह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है। पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में खादर पट्टी को जाना जाता है। देखिए, मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी होती है वह 2 तरह की होती है, एक खादर होती है और एक बांगर होती है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, जबकि खादर नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। तो पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में जो नई जलोढ़ मिट्टी यानी खादर मिट्टी की पट्टी है उसे हम वेटलैंड के नाम से जानते हैं, आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं।
निम्न में से कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? सिंधु, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो आपको पता ही है, सिंधु भारत पाकिस्तान में होके बहती है, गंगा बांग्लादेश भारत से होके बहती है, ब्रह्मपुत्र या तिब्बत भारत और बांग्लादेश में होके बहती है। तो अन्य सभी नदियां अंतर्राष्ट्रीय नदी हैं, जबकि महानदी अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। महानदी से संबंधित कुछ और तथ्य जानते हैं। महानदी भारत के मध्य छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों से निकलती है। जगह क्या है? सिहावा नामक जगह से निकलती है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के सिहावा के पास से महानदी निकलती है और इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। जिस तरह से बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, उसी तरह उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाढ़ जो आता है उड़ीसा में, वह इस महानदी के ही कारण आता है। और इसे छत्तीसगढ़ राज्य की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि यह टोटली ज़्यादातर पार्ट जो है वह छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपको मालूम ही होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था और पहला जो अध्यक्ष थे वह W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। 1885 ईस्वी में बम्बई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। वासवन्ना के अनुयायी कहलाते हैं। तो वासवन्ना जो संप्रदाय होता है, इसी को ही हम लिंगायत संप्रदाय के भी नाम से जानते हैं। और आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, वासवन्ना संप्रदाय और लिंगायत ये दोनों एक ही संप्रदाय है। इसके जो अनुयायी कहलाते हैं वह वीर शैव कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, नैनार जो होते हैं वह शैव के उपासक होते हैं और अलवार जो होते हैं वह विष्णु के उपासक कहलाते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो सही आंसर होगा क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। और क्रिस्टोफर कोलंबस यह कहाँ का नाविक था? जैसे भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था, तो 1498 ईस्वी में भारत की खोज हुई थी। और अमेरिका की खोज कब हुई? 1492 ईस्वी में। आप थोड़ा दोनों को मैच करके पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने। अमेरिका की खोज कब हुई? 1492 ईस्वी में। भारत की खोज कब हुई? 1498 ईस्वी में। भारत की खोज करने वाला जो यात्री था वास्को डिगामा, वह एक पुर्तगाली नाविक था। और अमेरिका की खोज करने वाला जो नाविक था वह स्पेन का नाविक था। और कोलंबस के पास 3 जहाज़ थे, नीना, पिंटा और सेंटा मारिया। नीना, पिंटा और सेंटा मारिया, ये 3 जहाज़ लेके वह खोज करने के लिए निकला था। और कब निकला था? 1492 ईस्वी में ही निकला था, अगस्त 1492 ईस्वी में। और 1492 ईस्वी में ही उसने अमेरिका की खोज भी की थी। किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था? तो पहला जो फुटबॉल विश्व कप यानी फीफा विश्व कप का जो पहला आयोजन हुआ था वह 1930 ईस्वी में हुआ था, उरुग्वे में हुआ था। तो आप याद रखिएगा, उरुग्वे पहला देश था जिसने फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था। अच्छा, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, FIFA, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। यह फ्रेंच भाषा में इसका फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यह बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। आपसे यह भी पूछा जाता है बेरिंग जल संधि किन किन जगहों को मिलाती है? तो आप देख ही रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह बेरिंग जल संधि के समांतर स्थित है। और बेरिंग जल संधि जो है यह रूस और अलास्का को अलग करती है। याद रखिएगा, बेरिंग जल संधि किसे अलग करती है? रूस और अलास्का को अलग करती है। शेक हैंड ग्रिप
यह शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह शब्द टेबल टेनिस से संबंधित होता है, शेक हैंड ग्रिप। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है? तो व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है इसे सुनिश्चित किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो सही आंसर होगा दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आर्य समाज की स्थापना किन्होंने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। कितना ईस्वी में? तो 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नायलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो जो ऑप्शन है एथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, एडिपिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। तो आपका सही आंसर होगा एडिपिक एसिड का इस्तेमाल करके नायलॉन 66 बनाया जाता है। धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को लाने और उस पे उसका जो फुल्ली अधिकार होता है वो लोकसभा का ही होता है। तो सही आंसर भी यही होगा, केवल लोकसभा के द्वारा। किसके द्वारा संशोधन किया जाता है? तो यह धन विधेयक का संशोधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के द्वारा किया जाता है। मानव विकास सूचकांक पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यह 1990 ईस्वी में सबसे पहली बार प्रकाशित किया गया था। किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? तो वह मुगल शासक अकबर था जिसने मनसबदारी व्यवस्था को पहली बार लागू किया था। तो यहाँ पे किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। कितना ईस्वी में? 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। निम्न में से किस महाद्वीप को ओशनेशिया के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागरीय द्वीप का जो क्षेत्र होता है इसे हम ओशनेशिया के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन शेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो हाई क्वांटम नंबर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। निम्न में से किस रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है? पीला, भूरा, नीला, लाल। तो यहाँ पे भूरा रंग जो है उसका उपयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है। मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ और डिटेल बताता हूँ कि कौन सा रंग किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड, ये 5 कलर जो होता है ये 5 महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। ओलंपिक गेम का यह सिंबल होता है। बताता हूँ किस महाद्वीप का कौन सा रंग है। नीला रंग जो है वह यूरोप के लिए है, पीला रंग एशिया के लिए है, काला रंग अफ्रीका के लिए है, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया के लिए या फिर ओशनेशिया के लिए। देखिए मैंने अभी पहले ही बताया था ओशनेशिया किस एरिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागरीय द्वीप क्षेत्र को हम ओशनेशिया के नाम से जानते हैं। तो हरा रंग किसके लिए है? ऑस्ट्रेलिया या ओशनेशिया के लिए है। लाल रंग अमेरिका के लिए है। अफ्रीका के लिए जो है वह काला रंग का प्रयोग हुआ है। और क्यों हुआ है इसका भी कारण है, क्योंकि वह गरीब और पिछड़ा है, इसीलिए काला रंग का उपयोग अफ्रीका के लिए हुआ है।